हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। कैसे हम अपने जो सैलरी है उसको ऑप्टिमाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना टैक्स से वो बचा सकते हैं लीगल तरीके से। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलो बातें। जो सैलरी होती है हमारी, सैलरी में से अगर हम एग्जम्प्ट अगर माइनस कर देते हैं सो वो हमारी हो जाती है टैक्सेबल इनकम। एंड उसमें से जब हम डिडक्शन माइनस कर देते हैं वो हमारी हो जाती है नेट टैक्सेबल इनकम। सो बेसिकली हमें नेट टैक्सेबल इनकम को जितना ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं उतना अच्छा है, बिकॉज नेट टैक्सेबल इनकम पे ही हमारा टैक्स लगता है। टैक्स स्लैब ऐसा होता है हमारा कि 0 से 2.5 लाख तक का कोई भी टैक्स नहीं लगता हमें। 2.5 से 5 लाख तक में हमें 5% टैक्स देना होता है। वो भी अगर हमारी इनकम 5 लाख से कम है तो जो ये टैक्स बनता है 2.5 से 5 लाख तक का वो पूरा हमारा रिवेट हो जाता है। अगर हमारी इनकम 5 लाख से ऊपर है सो 5 लाख से लेके जो हमारा 10 लाख तक है उसमें हमें 20% लगता है एंड 10 लाख से ऊपर हमें 30% लगता है। इस तरीके से जो ओल्ड रेजिम है उसके हिसाब से हमारा टैक्स लगता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपनी सैलरी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्प्ट ले सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्प्ट होते हैं जो अवेल होते हैं, मेजर जो एग्जाम्प्ट होते हैं, मेजर जो डिडक्शंस होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है सैलरी में से एग्जाम्प्ट माइनस वो होता है HRA। HRA का एग्जाम्प्ट बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है तो ये हम सबको जरूर लेना चाहिए। अगर HRA का कंपोनेंट आपकी सैलरी में नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात करिए और HRA का कंपोनेंट ऐड करवाइए सैलरी में। और अगर फिर भी अगर आपका एम्प्लॉयर है वो HRA कंपोनेंट ऐड नहीं करता है तो भी आप 60,000 तक का क्लेम ले सकते हैं HRA का। ठीक है, HRA का कैलकुलेशन होता है कि कितना मैक्सिमम हम ले सकते हैं इसमें एग्जाम, उसका एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन होता है बेस्ड ऑन हमारा बेसिक और DA के या फिर जितना हम रेंट पे करें उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। वो कैलकुलेशन मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, वो वीडियो की जो लिंक है वो पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्प्ट होता है वो हमारा होता है LTA, लीव ट्रेवल अलाउंस। सो बेसिकली अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमें उससे टैक्स बेनिफिट होता है। कैसे होता है हम समझते हैं। LTA सबसे पहला तो 4 साल में 2 बार हम क्लेम कर सकते हैं। 4 साल का ब्लॉक होता है, वो अभी 2020 से स्टार्ट हो रहा है, 26 को एंड हो जाएगा। इस 4 साल में हम 2 बार इसको क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि LTA का जो कंपोनेंट है वो सैलरी में होना चाहिए, तभी आप LTA ले सकते हो। दूसरा, कहीं भी आप घूमने जाते हो सो उसकी आने जाने की जो टिकट होती है आपकी पूरी फैमिली की, फैमिली में आप, आपकी वाइफ, बच्चे और आपके पेरेंट्स आ सकते हैं अगर वो डिपेंडेंट है तो इनकी आने जाने की जो टिकट होती है, ट्रेन की हो सकती है, फ्लाइट की हो सकती है, बस की हो सकती है, ये सारी आपको टैक्स एग्जम्प्ट होती है LTA में। ये आप आपके एम्प्लॉयर को जाके सबमिट कर सकते हैं, आपको LTA जो एग्जम्प्ट है वो मिल जाएगा। बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं। इसमें सिर्फ टिकट्स जो होती हैं ट्रेवल की वही एग्जम्प्ट होती हैं। इसमें होटल, खाना, वहाँ पे लोकल में आप कोई साइट सीइंग कर रहे हैं वो सब कुछ भी एग्जम्प्ट नहीं होता है, ओनली टिकट एग्जम्प्ट होती हैं। वो भी फ्लाइट की कंडीशन में इकोनॉमिक क्लास की ही होती है, बिजनेस क्लास की एग्जाम्प्ट नहीं होती। तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। सो ये जब 2 कंपोनेंट हम जो मेजर हैं ये एग्जाम्प्ट कर देते हैं सैलरी में से तो हमारे पास आ जाती है टैक्सेबल इनकम। अब डिडक्शन की बारी आती है कि अब हमें जितने ज़्यादा डिडक्शन हो सके वो माइनस करना होता है। डिडक्शन में सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि होता है 50,000 का स्टैंडर्ड सबके लिए। 50,000 का आप सीधे माइनस कर सकते हो। इसके बाद आता है जो कि आपने प्रोफेशनल टैक्स भरा है, 200, 250 या 300 रुपये पर मंथ हमारी सैलरी में से प्रोफेशनल टैक्स माइनस होता है। इसको जो भी आपने ईयरली पे किया है वो आप माइनस कर सकते हो। इसके बाद आता है एक मेजर कंपोनेंट ATC का। ATC का जो कंपोनेंट होता है उसमें आपका PF अमाउंट हो जाता है जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो आपके PF में। आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका जो प्रीमियम होगा वो आ जाएगा इसमें जो PPF है उसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हो वो आ जाएगा, या फिर आपने कोई ELSS में इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में वो आ सकता है। कुछ FD भी आ गई हैं टैक्स सेविंग, उसमें इन्वेस्ट किया वो आप ला सकते हो। अगर आपके बच्चे हैं तो आप ट्यूशन फीस जो उनकी पे कर रहे हो उनकी पढ़ाई के लिए वो भी LTC में क्लेम कर सकते हो। अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आप LTC में कर सकते हो। ये सारी चीज़ कर सकते हो, बस लिमिट इसमें ये है कि ये 1.5 लाख तक का सभी जो है उनका टोटल जो होगा आपका डिडक्शन वो आपको 1.5 लाख मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा।
इसके बाद एक आता है जो कि एक एडिशनल होता है, एनपीएस में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एडिशनल 50,000 का आपको डिडक्शन मिल सकता है। वो आता है एटीसीसी-डी में, वो 50,000 का आप एक्स्ट्रा ले सकते हो एटीसी के अलावा। बट एनपीएस की कुछ कंडीशंस होती हैं, लॉक इन पीरियड वगैरह होता है, ये आप जाके चेक कर लीजिएगा कि कितने समय तक आपका फंड लॉक रहेगा। इसके बाद आता है एटीडी। एटीडी हमारा होता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, या आप सेल्फ के लिए जो ले सकते हो वो 50,000 का डिडक्शन सेल्फ के लिए जो ले सकते हो वो 25,000 का ले सकते हो, और आपके पेरेंट्स अगर डिपेंडेंट है तो उनके लिए भी आप ले सकते हो 25,000 का, तो टोटल 50,000 का ये डिडक्शन ले सकते हो। जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो उसका प्रीमियम आपका और आपके पेरेंट्स के लिए। बट ये चीज़ देखी होगी आपने कि जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है बेसिकली आप लोगों का, पेरेंट्स का तो 25,000 चले जाता है, बट आप लोगों का अगर आप छोटा इंश्योरेंस ले रहे हो 5 लाख का 10 लाख का, तो 25,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं जाता है। तो इसमें एक और कंपोनेंट होता है जो बहुत लोग नहीं क्लेम करते हैं, 5,000 का आप आपके लिए हेल्थ चेकअप का भी डिडक्शन ले सकते हो अगर आपने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल में कोई हेल्थ चेकअप करवाया है आपका, तो आपका या आपकी वाइफ का। सिमिलरली आपके पेरेंट्स का भी अगर उन्होंने हेल्थ चेकअप कराया और उनका अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम ले रहे हो तो उसमें भी आप 5,000 का वो डिडक्शन दिखा सकते हो, बट वो 25,000 के लिमिट के अंदर ही रहेगा। सो फॉर एग्जांपल आपका प्रीमियम है वो 18,000 का है, तो एडिशनल आप 5,000 का हेल्थ चेकअप का भी इसमें ले सकते हो, बिकॉज टोटल दोनों का जो है वो 25,000 है। सो ये एक एडिशन है, बिकॉज नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा नहीं होता है, हमारी केस में भी हम यंग हैं तो ये चीज़ आप ले सकते हो और एटीडी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। इसके बाद अगर आपने कोई घर लिया है, उस पर लोन चल रहा है, सो वो लोन का भी आप क्लेम ले सकते हो। लोन में जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसका 2 लाख तक का आप डिडक्शन ले सकते हो, आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। बट इसमें कुछ कंडीशंस है। पहला, ये प्लॉट लोन नहीं होना चाहिए, होम लोन ही होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन हो सकता है या आप घर खरीद सकते हो, कोई सा भी लोन हो, बट होम लोन होना चाहिए, प्लॉट लोन नहीं होगा तो ही, अगर होम लोन होगा तो ही आपको ये एग्जाम मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एटीजी का। एटीजी में बेसिकली आप कोई डोनेशन करते हो कहीं पे भी, अगर वो एटीजी के अंदर है वो संस्था, तो आपको इसका पूरा डिडक्शन मिल जाता है। किसी किसी संस्थान में इसका 50% मिलता है, किसी में 100% मिलता है। जो भी अमाउंट आप डोनेट कर रहे हो वो संस्था टू संस्था चेंज होते जाता है। जिस भी आप संस्था में कर रहे हो उसमें चेक कर सकते हो कि वो 100% एग्जैक्ट में आती है, 50% में आती है। तो एटीजी का आपको इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी अमाउंट डोनेट कर सकते हो, पूरा आपको टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाएगा। बट आप कैश में नहीं डोनेट कर सकते हो, कैश में सिर्फ 2,000 तक का ही अलाउ है। इससे ज़्यादा अगर करना है तो आपको ऑनलाइन मोड से ही करना होगा। इसके बाद एक आता है एटीई, जो कि एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट के लिए होता है। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, उसका रिपेमेंट कर रहे हो, तो जो भी आप फाइनेंशियल में पे कर रहे हो इंटरेस्ट, उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो आपकी इनकम में एटीई के अंदर। सो ये भी एक अच्छा कंपोनेंट होता है। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है आपकी स्टडी के लिए और अगर उसको रीपे कर रहे हो तो ये आप ले सकते हो। ये जब तक आपका एजुकेशन लोन कंप्लीट नहीं होता तब तक ले सकते हो, या मैक्सिमम 8 साल तक का आपके इनकम में इसका डिडक्शन ले सकते हो। 8 साल से ज़्यादा इसका अभी नहीं है। एक नया जो आया है अभी गवर्नमेंट के तरफ से, वो आया है कि अगर आपने कोई सी ऐसी गाड़ी ली है, ऐसी कार ली है जो इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो उसका भी लोन, अगर आप उसको आपने लोन पे लिया है तो लोन में उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो भी आपका आप डिडक्शन में ले सकते हो, जितना आप उसमें इंटरेस्ट पे कर रहे हो लोन पे। सो वो एक आपका एक एडिशनल अभी रिसेंटली ऐड हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंडीशन में। सो ये सारे जब डिडक्शन आप माइनस कर देते हो आपकी सैलरी में, तब आपकी आ जाती है नेट जो इनकम आती है, वो नेट इनकम आ जाती है, टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम। सो इस नेट टैक्सेबल पे आपका फिर जो टैक्स है वो कैलकुलेट होता है। सो ये टैक्स, मान लो आपकी इनकम 6 लाख हो गई, तो आपका 2 से 2.5 से 5 लाख तक का जो होगा उसमें 5% होगा, जो कि 12,500 होता है वो, प्लस जो बचा फिर 1 लाख है, 6 लाख है तो उसमें से बचा जो 1 लाख है उस पर 20% लगेगा, जो कि होता है 20,000। तो जो आपका टोटल टैक्स हो जाएगा वो 32,500 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से पूरा आप एक जो एग्जाम्प्ट होते हैं वो और डिडक्शन होते हैं उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो अगर आपने अभी तक ITR नहीं फिल करा है, सो ये सारी चीज़ें एक एक आपको याद से सारे आपको एग्जाम्प्ट और डिडक्शन लेना है। और अगर आपने ITR कर दिया है फिर, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप ऐसी प्लानिंग करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपका टैक्स है उसको रिड्यूस कर पाएँ और सैलरी को ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि कौन कौन से एग्जाम्प्ट होते हैं, कौन कौन से डिडक्शन होते हैं जो ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी एग्जाम्प्ट या डिडक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं हेल्प करूँगा जितनी ज़्यादा हो सके। और अगर कोई सा मैंने एग्जाम्प्ट या डिडक्शन छोड़ दिया है बिकॉज मैंने मेजरली जो इंपॉर्टेंट थे वो लिए हैं, अगर कोई सा छोड़ दिया तो आप पिन कमेंट करके बताइए कौन सा छूट गया है, ताकि सब लोगों को भी पता लगे। एंड अगर कोई सा एग्जाम या डिडक्शन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है सो आप मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अच्छा लगा वो वीडियो तो शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।